क्राइम पेट्रोल के माध्यम से जहां एक तरफ हमने अपने व्यूअर्स को सतर्क रहने की हिदायत दी है, वहीं दूसरी तरफ उन परिस्थितियों और साइकोलॉजी को भी समझने की कोशिश की है जो एक इंसान को अपराध करने के लिए उत्साहित करती हैं या फिर मजबूर करती हैं। और इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए हम अगले 30 दिनों तक कुछ ऐसे यूनिक केसेस आपके सामने लेकर आएंगे जिन्होंने हमारे समाज और अपराध की एक नई परिभाषा गढ़ दी। इस बात पर रोशनी डालने और अपना अनुभव बांटने के लिए हमारे साथ हैं देश के जाने माने जर्नलिस्ट और मीडिया पर्सन शम्स ताहिर खान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शम्स ताहिर खान क्राइम पेट्रोल सतर्क में लेके आ रहा हूँ अगले 1 महीने में कुछ ऐसे अनसुने केसेस जो मुझे लगता है आपको देखना चाहिए। पैट्रियार्की, पितृसत्ता यानी मेल डोमिनेंस, यह हमारे समाज का काला सच है जो औरतों और महिलाओं के खिलाफ होने वाले बढ़ते अपराध की एक बड़ी वजह भी। क्यों समाज में ऐसे घिनौने अपराध बढ़ रहे हैं? क्या यह हिलती हुई पैट्रियार्की यानी पितृसत्ता की वजह से है, या एज ए सोसाइटी हम महिलाओं को बराबरी और आजादी की जो सोच है वो कुछ छोटी सोच के मर्दों को नागवार है और इसी वजह से ऐसे केस बेशुमार है। यह केस मैं आप तक इसलिए लाना चाहता हूं क्योंकि इस केस ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। मीडिया, पुलिस, प्रशासन सभी सकते में थे। नेशनल इशू बन चुका है। उस बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए पूरे देश ने दुआएं मांगी। पर एक बेहद गंभीर और सोचने वाली बात यह है कि तमाम ऐसी मीडिया कवरेज और पुलिस एक्शन के बावजूद महिलाओं की सुरक्षा और आजादी आज भी ताक पर है। सिद्धार्थ, ये गलत फॉर्मूला है। अगर एग्जाम में तुम ये अप्लाई करोगे ना तो नंबर की जगह अंडा मिलेगा। विनी, जाओ मुंह धोकर आओ। क्लास स्टार्ट हुई नहीं कि तुम्हें नींद आने लगी। अरे रूही दीदी, ये आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, विनी का नहीं। और वैसे भी क्लास स्टार्ट होके आधा घंटा हो चुका है और आपको पता भी नहीं चला। ओके, आई नो। तुम सब लोगों को ब्रेक चाहिए ना, इसीलिए सब लोग एक ही सुर में बात कर रहे हो। ठीक है, 15 मिनट का ब्रेक लेते हैं, तब तक मैं भी एक कॉफी पी लेती हूँ। 15 मिनट बाद मिलते हैं। डैड, अरे क्या हुआ आपको? अरे बिटिया कुछ नहीं, वो दाल निकालने के लिए ऊपर उठे थे, कैबिनेट खुला हुआ था, उसी से बच गए। तुम चिंता मत करो, ठीक हो जाएगा। अरे अपने आप कैसे ठीक हो जाएगा? कुछ लगाना पड़ेगा इस पे। चलिए आप। ठीक हो जाएगा। कहाँ चलिए? डैड, कहाँ ना चलिए। चलिए मैं कुछ लगाती हूँ इस पे। चलिए उठिए आराम से। डैड, आप भी ना बैठे बिठाए अपना सर फोड़ लिया। लक्ष्मण, छुपने से कोई फायदा नहीं है। मैंने देख लिया है तुम्हें। आओ लक्ष्मण। क्लास क्यों नहीं आया आज तुम? वो मेहमान आने वाले हैं तो मालकिन ने पूरा घर साफ करवाया, वहीं देर हो गई। कोई बात नहीं, लेकिन होमवर्क तो किया है ना? हाँ, पर जल्दी में किया है। ठीक से किया है कि नहीं वो भी नहीं पता, इसीलिए छुप रहा था। अरे बुद्धू, लाओ मुझे 2 कॉपी, मैं देख के बता देती हूँ होमवर्क सही किया या नहीं किया। कल का होमवर्क भी तो देना है तुम्हें। रूही बिटिया, ये आपकी कॉफी। थैंक यू डैड। लक्ष्मण, जब तक बिटिया तुम्हारी कॉपी चेक कर रही है ना, तुम यहाँ बैठ के सब्जी काटने में हमारा हाथ बटाओगे। ठीक है श्याम भाई। लक्ष्मण, ये तुम्हारा इनाम, क्योंकि तुमने जल्दी में भी बिल्कुल सही होमवर्क किया है। थैंक यू दीदी। हेलो डैड, मैं बाहर जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। ठीक है। अरे सुनो, कहाँ जा रही हो बता के तो जाओ। तुम्हारे मम्मी पापा का फोन आ गया और पूछेंगे कहाँ गई है, तो मैं क्या बताऊंगा? प्लीज डैड, आपको लगता है वो पूछेंगे, और वो भी काम के बीच में से फोन करके पूछेंगे? बिजनेस में लॉस नहीं हो जाएगा उनका। आती हूँ। इतने से खांसी थी मम्मी को, कब से बोल रहा था टेस्ट करा लो, पर सुनती कहाँ है। आज सुबह खांसी में मुंह से ब्लड आया, हॉस्पिटल लेकर भागा, टेस्ट कराया तो पता चला उन्हें टीबी है, वो भी लास्ट स्टेज। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं।
एक काम करो, तुम ये रखो और टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू रूही, पर इतने से कुछ नहीं होने वाला, लंबी ट्रीटमेंट चलेगी। अभी ये रखो, फिर हम देखते हैं, मैं कुछ अरेंज कर लूंगी। अभी तुम आंटी के पास जाओ और उनका ख्याल रखो, अपना भी। ठीक है। और सुनो, ये तुम्हारी आंखें इतनी रेड रेड सी क्यों लग रही हैं? तुम ठीक तो हो ना? हाँ, वो रात भर सोया नहीं ना, हॉस्पिटल में था तो थक गया हूँ। मैं चलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है हॉस्पिटल के लिए। ठीक है। हाँ रूही बोल। हाय अलीशा, क्या कर रही है? कुछ नहीं, बस अभी जस्ट कॉलेज से आई, लंच बना रही थी। तूने बताया ही नहीं, तेरा असाइनमेंट कैसा था? अरे बहुत ही अच्छा, तेरे नोट्स इतने क्लियर होते हैं ना कि मुझे सब समझ में आ जाता है। मुझे तो लगता है कि वो खड़ूस में से सचदेवा की जगह तुझे प्रोफेसर होना चाहिए। अलीशा, वो गुरु हैं हमारी, गुरु को गाली नहीं देते। अच्छा चल ठीक है, रखती हूँ, है ना? बाय। हाँ चल बाय। डैड्स, मॉम डैड का कॉल आया, बताया उन्होंने वो कब तक आएंगे। अरे बिटिया, बार बार एक ही बात पूछने से बात बदल थोड़ी ही जाएगी हैं? आ जाएंगे जब उनको आना होगा। तुम थक गई होगी, जाके सो जाओ। नहीं डैड्स, 2 दिन हो गए मैंने उनका चेहरा नहीं देखा। आज तो मैं तभी सोऊंगी जब वो आ जाएंगे, तब तक हॉल में बैठ के टीवी देखती हूँ। प्रतीश प्लीज, गलती तुम्हारी थी, आज तुम्हारी वजह से ना ये डील गई हमारे हाथ से। Why are you blaming me? बताओ मुझे। श्याम! श्याम! मम्मा, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। नॉट राइट नाउ रूही, मैं ऑलरेडी लेट हूँ, शाम को बात करते हैं। प्रतीश जल्दी करो, क्लाइंट वेट कर रहा होगा। मैडम, वो डिनर में क्या बनाना है? रूही बता देगी और हम लोग बाहर से खाना खाकर आएंगे। रूही, योर पॉकेट। एंजॉय। पर डैड वो डैड्स, आप ठीक हो ना? कल रात को जो कुछ भी हुआ उस बात से आप बहुत परेशान होगे ना? नहीं बेटा। हेलो रूही, माँ की हालत बहुत खराब है, कुछ मेडिसिन और इंजेक्शन चाहिए, 10,000 के आएंगे। पता नहीं कहाँ से लाऊंगा मैं इतने पैसे। अब मैं हूं ना, मैं आ रही हूँ। अरे रूही, क्या हुआ? मूड क्यों ऑफ है तुम्हारा? मम्मी पापा से झगड़ा हो गया? ये क्या है? रूही, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, ये तो बस दोस्तों के साथ में। यही है ना वो मेडिसिन और इंजेक्शन जिसके लिए तुम्हें मुझसे 10,000 चाहिए थे? मम्मी की बीमारी का झूठ बोल के मैं तुमसे पैसा लूंगा? वो बिल्कुल ठीक है, मेरी अभी उनसे बात हुई और तुम्हें तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए कि मैंने उन्हें ये नहीं बताया कि उनका बेटा ड्रग्स लेने के लिए उन्हें हॉस्पिटल तो क्या मौत की कगार तक पहुंचा चुका है। मेरी बात सुनो, मुझे भरोसा करो, मैं ऐसा नहीं हूँ। रूही, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, प्लीज मुझे। मनीष, मेरा हाथ छोड़ो। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मनीष, रूही, रेस्टोरेंट के बिजनेस में कल शाम को मिस्टर एंड मिसेस बैनर्जी के यहाँ पर थे, उनके बिजनेस में
पार्टनरशिप की डील के बारे में डिस्कशन चल रहा था। वहाँ से लौटते हमें सुबह के 4 बज गए। सर जैसे ही हम घर में घुसे हमने देखा रूही के कमरे का दरवाजा खुला है। रूही हमेशा ना अपने कमरे का दरवाजा बंद करके सोती थी। रूही? सर किचन में ये फोन पड़ा मिला। इसे पहचानते हैं? नहीं सर, हम में से किसी का नहीं है। ये देखिए, ये कहाँ मिला? इस सर्वेंट के रूम में से। मैंने कहा था ना, ये इसने मारा। छोड़िए इसे। मैंने रूही बिटिया को नहीं मारा है साहब। रूही बिटिया बिल्कुल मेरी अपनी बिटिया जैसी थी साहब। तूने नहीं मारा तो फिर ये चाकू तेरे रूम में क्या कर रहा था? मुझे नहीं मालूम है साहब। मेरे गली से चाकू से बिटिया को पपीता काट कर दिया था और यही फल की टोकरी में रख दिया था साहब। ये आपके किचन का चाकू है? और ये फोन किसका है? ये लक्ष्मण का है साहब। कौन लक्ष्मण? यही सामने के बंगले पे वो संधू साहब के यहाँ काम करता है और पास की झुग्गी झोपड़ी में रहता है साहब। रूही बिटिया से फ्री में पढ़ने के लिए आया करता था। दिन में काम करता है इसलिए रात को पढ़ने के लिए आता था वो यहाँ। कल रात को भी वो यही था। रूही बिटिया के कमरे में कंप्यूटर सीख रहा था साहब। और वो घर कब गया था? नहीं मालूम साहब। मैं 11 बजे सो गया था तब वो बिटिया के साथ कमरे में ही था। ये भी तो हो सकता है कि तेरे जाने के बाद उसी ने रूही के साथ जबरदस्ती की हो। लक्ष्मण ये क्या कर रहे हो तुम? लक्ष्मण, मैंने कहा छोड़ो। अब आप कह रहे हैं तो साहब, लेकिन लक्ष्मण ऐसा लड़का नहीं है साहब। ऐसा लड़का नहीं है तो कैसा लड़का है? हाँ, और अगर उसने नहीं किया है तो तूने किया होगा, क्योंकि मिस्टर और मिसेस टंडन के आने तक तुम दोनों रूही के साथ थे। मेरी बिटिया की तरह थी साहब, मैंने उसे नहीं मारा। इसके फिंगरप्रिंट्स लो और चाकू से मैच करने के लिए फोरेंसिक भेजो। उस लक्ष्मण को उठाओ और इसको मर्डर के सस्पेशन में अंदर करो। पिछली रात रूही टंडन 17 साल की एक मासूम लड़की का बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। पुलिस को शक है कि रूही के साथ रेप भी हुआ है। पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है, मगर एक बड़ा सवाल, रूही का रेप और कत्ल घर के अंदर हुआ। रूही चीखी होगी, चिल्लाई होगी, फिर घर में मौजूद नौकर श्याम ने उसकी आवाज क्यों नहीं सुनी? आस पड़ोस तक उसकी चीख की आवाज क्यों नहीं पहुंची? या फिर लोगों ने चीख की आवाज सुनकर उसे अनसुना कर दिया? सवाल यह भी कि यह कत्ल और रेप क्या प्लान था या फिर अचानक हुआ? लक्ष्मण कहाँ है? ये बाजू वाले खुले में साहब। उधर? लेकिन वो घर पे नहीं साहब। कहाँ गए? कल सुबह 10 बजे काम पे गया था, तब से घर नहीं आया साहब। क्या काम करते हो? हाँ मैडम, लक्ष्मण कल काम पे आया था, पर वो काम खत्म करके रात 9 बजे मिस्टर टंडन के यहाँ चला गया। मिश्रा, पक्की बात है कि ये लक्ष्मण गायब नहीं हुआ है, फरार हो गया। मिश्रा, इसके नाम को बोलो जारी करो। जी सर। लेकिन सर, आस पड़ोस से पता चला है कि ये लक्ष्मण बहुत ही कम बोलने वाला, सीधा साधा मेहनती लड़का था। मिश्रा, चुप रहना और मेहनती होना इनोसेंट होने की निशानी नहीं है। अपने करियर में बहुत सारे क्रिमिनल देखे हैं मैंने, जो दिखते सीधे हैं लेकिन होते बहुत टेढ़े हैं। रूही के लैपटॉप में मोबाइल से कुछ मिला? सर, रूही के लैपटॉप से पता चला कि वो बच्चों को ऑनलाइन ट्यूशन देती थी। तो जितने पैसों की ट्रांजैक्शन उसके बैंक अकाउंट से होती थी, लगता नहीं कि वो सिर्फ ट्यूशन फीस थी। मतलब? सर, रूही के पेरेंट्स उसे अच्छी खासी पॉकेट मनी देते थे। उनके बैंक में अच्छी खासी रकम भी शो हो रही है और फोन में पैसे क्रेडिट होने के मैसेजेस भी मिले। सर, एक दिन में 20-20 हज़ार रुपये निकाले गए और कैश में अच्छी खासी रकम भी निकाली गई। हर दूसरे दिन इतने पैसे क्यों निकाल रही थी? पार्टी वार्टी करने के लिए? कहीं ड्रग्स का चक्कर तो नहीं? सर, रूही को नहीं, लेकिन मैसेजेस से पता चला कि उसके बॉयफ्रेंड मनीष को ड्रग्स की लत, पैसों की कमी है या माँ हॉस्पिटल में है, ऐसे झूठ बोल के रूही से पैसे लिया करता था। जब रूही को इस बारे में पता चला, उसने ब्रेक ऑफ कर लिया और उसे पैसे देने भी बंद कर दिए। लेकिन सर, मनीष फिर भी रूही से पैसे हटने की पूरी कोशिश करता था। और ये सारी इन्फॉर्मेशन होने के बावजूद मनीष अब तक पूछताछ के लिए हमारे लॉकअप में क्यों नहीं है? सर, एक्चुअली जिस रात रूही का मर्डर हो, उसी रात मनीष को ड्रग के ओवरडोज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था।
उसके कॉल रिकॉर्ड से मोबाइल लोकेशन मंगा ली। मनीष से मिलते हैं और देखते हैं ये क्या बोलता है, शायद रिकॉर्ड्स की जरूरत ही ना पड़े। सर नहीं सर, मैंने रूही को नहीं मारा। मैं तो उसे प्यार करता था। हाँ, मैं मानता हूँ ड्रग्स के लिए मैं उससे पैसे लेता था, लेकिन उसे मारने का कभी सोच भी नहीं सकता। एक्चुअली उस दिन मैं उसे बहुत मिस कर रहा था, इसीलिए मैंने ओवरडोज ले लिया। सच ये है कि तू रूही के घर गया, उसका रेप किया और उसके बाद उसे मार दिया, और अपने घर वापस आकर अपना बदला पूरा होने की खुशी में ओवरडोज ले लिया। नहीं सर, मम्मी की कसम सर, इस बार मैं सच बोल रहा हूँ। ना मैं उसके घर गया, ना मैंने उसे मारा है सर। वो हम पता लगा ही लेंगे। उसको यार रिहेब सेंटर में ही कस्टडी में रखो। मतलब रूही शायद अनजाने में मनीष की ड्रग्स की आदत को सपोर्ट कर रही थी, या फिर शायद उसे भी ड्रग्स की लत थी। सर पूछताछ तो ऐसा कुछ समझ में नहीं आया। रूही के फ्रेंड्स, प्रोफेसर या रिलेटिव्स, उनका यही कहना है कि बहुत ही अच्छी लड़की थी, उसका इंटरेस्ट सिर्फ पढ़ाई और सोशल सर्विस में था। जी सर, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी यही कंफर्म हुआ है कि रूही ड्रग्स नहीं लेती थी। और ये भी पता चला कि उसके साथ रेप नहीं हुआ था, जैसे हमें क्राइम सीन पे लगा था, क्योंकि उसके प्राइवेट पार्ट्स को डिस्ट्रॉय किया गया। सर उसके बॉडी पे, कपड़ों पे, बेडशीट पे कहीं भी कोई सीमेंट ट्रेसेस या कोई लुब्रिकेंट के सैंपल्स नहीं मिले। सर, टंडन फैमिली के पड़ोसी संदीप जैन आपसे मिलना चाहते हैं। सर मैं टंडन फैमिली के पास वाले घर में रहता हूँ। लास्ट वीक जब मैं देर रात तक कुछ काम कर रहा था तो टंडन के यहाँ से मुझे अचानक चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। तो मैंने सुना कि मिस्टर और मिसेस टंडन अपने सर्वेंट शाम के ऊपर चिल्ला रहे थे कि वो रूही के साथ कुछ गंदी हरकतें करने की कोशिश कर रहा था जो वो सो रही थी। जैन साहब आप? अरे क्या हुआ टंडन साहब, आपके घर से इतना शोर आ रहा है? सब ठीक है ना? जी वो संदीप जी बिल्कुल ठीक है। आई एम सो सॉरी आपको इतनी रात को डिस्टर्ब हुआ। आप जाइए, आराम से सो जाइए, अभी कोई आवाज़ नहीं आएगी आपको। आपने सिर्फ सुना था या आपको भी लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है? सर मैं कुछ बोल नहीं सकता, पर जो एक नौकर और मालिक के बीच में फ़र्क होना चाहिए ना, वो मुझे रूही और शाम के बीच में कभी दिखाई नहीं। इनफैक्ट रूही शाम से कुछ ज़्यादा ही फ्रैंक थी। मिस्टर और मिसेस टंडन दोनों बहुत मनी माइंडेड हैं, पैसे के पीछे भागने वाले, लेट नाइट पार्टीज करने वाले, और भी जाने क्या क्या बकवास। बकवास मतलब? साफ साफ बताइए। सर मैंने बहुत गलत बातें सुनी हैं उनके बारे में कि वो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। एग्जैक्टली पता नहीं, लेकिन आई थिंक उस दिन भी वो ऐसी किसी पार्टी में थे। मिश्रा, पता करो मिस्टर और मिसेस टंडन उस रात कहाँ थे और क्या कर रहे थे। सर सर जिस रात रूही का मर्डर हुआ उस रात मिस्टर एंड मिसेस टंडन प्रमिला और प्रकाश बैनर्जी के घर पे, और वहाँ वाइफ स्वैपिंग जैसे कुछ होने वाला था। सर बैनर्जी के बेटे नील ने रूही को सोशल मीडिया पे वार्निंग भेजी थी कि वो अपने माँ बाप को फ़ोन करके समझा दे, क्योंकि उसके माँ बाप मिस्टर एंड मिसेस बैनर्जी को कोई गंदा गेम खेलने के लिए फोर्स कर रहे हैं, और अगर रूही ने ऐसा नहीं किया तो उसकी कीमत रूही को चुकानी पड़ेगी। और सर उसके बाद देर रात मिसेस टंडन मिस्टर बैनर्जी के साथ अकेले कहीं बाहर गई। मैंने बताया ना आपको इंस्पेक्टर की बिजनेस मीटिंग थी। मीटिंग घर पे, और वो भी इतना लेट नाइट तक। हमने बताया आपको कि हमारा रेस्टोरेंट का बिजनेस है, और मिस्टर एंड मिसेस बैनर्जी हमसे सिर्फ उसी सिलसिले में मिले थे। उनका बिजनेस लॉस में जा रहा था और वो चाहते थे कि वो हमारे साथ पार्टनरशिप में डील करें, जिसके लिए मिस्टर टंडन को मिसेस बैनर्जी के साथ घर में रुकना पड़ा अकेले, और आपको मिस्टर बैनर्जी के साथ अकेले बाहर जाना पड़ा। माइंड योर लैंग्वेज इंस्पेक्टर। उनके घर में वाइन खत्म हो गई थी, इसलिए मैं मिस्टर बैनर्जी के साथ वाइन लेने गई थी। और आप ये फालतू के सवाल क्यों पूछ रहे हैं? क्या आपने ये पता लगाया कि शाम के रूम में वो चाकू कहाँ से आया? ये पता लगाया कि मेरी बेटी का मर्डर किसने किया? वो सब भी पता चल जाएगा। हमें अपना काम सिखाने की कोशिश मत कीजिए। पता चल जाएगा मतलब? मैं आपको बोल रही हूँ ना, शाम नहीं मारा है रूही को। मैंने कुछ दिन पहले भी नोटिस किया था, शाम मेरी बेटी को मॉलेस्ट करने की कोशिश कर रहा था और हमने रंगे हाथों पकड़ा था उसको। क्या कर रहे थे तुम? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रूही के पास जाने की? नहीं बल्कि आप गलत समझ रही हैं। बिटिया टीवी देखते हुए हॉल में सो गई थी तो हम उनको लाके यहाँ सुना रहे थे। Shut up! हमने अपनी आंखों से देखा है कि तुम क्या कर रहे थे। वो सो रही थी और तुम उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। नहीं साहब, नहीं। मॉम, डैड, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? डैड्स पे इतने घटिया इल्जाम कैसे लगा सकती हैं आप? तुम्हें कुछ नहीं पता है रूही। हमने अपनी आंखों से देखा है कि क्या करने की कोशिश कर रहा था। नहीं मैडम, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। नहीं मॉम। सर शोर सुनकर मिस्टर जैन आधी रात को हमारे घर आ गए, तो जैसे तैसे हमने उन्हें सॉरी बोलकर वापस घर भेज दिया। उस रात मुझे शाम पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं उसे आधी रात को घर से बाहर निकाल देता, लेकिन रूही ने मेरी एक बात नहीं सुनी। रूही ये मानने को तैयार नहीं थी कि शाम ऐसा कर सकता है। एक्चुअली पता है, किसी की गलती नहीं है, गलती हमारी।
ऐसे ऐसे छोटे लोगों के साथ हमने हमारी बेटी को मिलने दिया। आई एम श्योर सर, ये लक्ष्मण है ना, ये मेरी बेटी के मर्डर में इन्वॉल्व है, इसीलिए वो गायब है। हाँ प्लीज उसे ढूंढिए, मेरी बेटी को इंसाफ दिला दीजिए। सर शाम पे सभी ट्रिक्स अपना लिए, लेकिन वो अपने बयान से हिल नहीं रहा कि उसने रूही का मर्डर नहीं किया, अपनी बेटी की तरह मानता था। ये उसे अपनी बेटी बता रहा है और बेटी के असली माँ बाप नौकर और बेटी के अफेयर की बात कर रहे हैं। मुझे कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये वाइफ स्वैपिंग वाली बात छुपाने के लिए ये लोग ये सब बोल रहे हैं? सर पॉसिबल तो है। जिस रात रूही का मर्डर हुआ उस रात टंडन की मोबाइल की लोकेशन बैनर्जी के घर की थी, और देर रात मिसिस टंडन और मिस्टर बैनर्जी की मोबाइल की लोकेशन मूव होते हुए वाइन शॉप वाले एरिया पे जाती है, और उस वक्त वाइन शॉप बंद होता है। तो पॉसिबल है कि वो लोग वाइन शॉप नहीं, उसके बाजू में जो लॉज है वहाँ गए। लेकिन सर फिर भी इस सब का रूही के मर्डर के साथ क्या कनेक्शन? शायद हो भी सकता है नील ने रूही को वार्निंग दी थी कि अपने माँ बाप को रोक ले वरना कोई कीमत चुकानी पड़ेगी। शायद यही वो कीमत है। सर नील की मोबाइल लोकेशंस आ गई हैं। उसके मुताबिक मर्डर वाली रात 11 बजे नील रूही के घर के पास ही था। तूने रूही को वार्निंग दी थी ना कि अपने माँ बाप को रोक ले, नहीं तो उन्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। उसने ऐसा नहीं किया और तूने उसका मर्डर कर दिया। नहीं सर, आप क्या बात कर रहे हो? मैंने उसको मैसेज जरूर किया था पर उसका मर्डर नहीं किया। मोबाइल लोकेशन में साफ दिख रहा है कि तू उसके घर गया था। अब अगर मारने नहीं गया था तो फिर और क्यों गया था? सर मैं वहां पे उससे सिर्फ बात करने गया था, और मैं जैसे उसके घर पे पहुंचा मुझे मॉम का फोन है, और मुझे मॉम ने बोला कि बेटा तू जैसा समझ रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। मैं वहां से चुपचाप अपने घर आ गया था सर। जैसा ये सोच रहा है वैसा नहीं था, तो फिर कैसा था? सर हमारा रेस्टोरेंट का बिजनेस लॉस में चल रहा था, और जब बिजनेस बढ़ाने के लिए मिस्टर एंड मिसेस टंडन ने हमें पार्टनरशिप का प्रपोजल दिया, हम लोगों ने इंटरेस्ट लिया, लेकिन बाद में वो हमारा माइंड वॉश करने लग गए वाइफ स्वैपिंग के लिए। और फिर सर उसके बाद तो लिटरली उन्होंने हमें मनाना शुरू कर दिया वाइफ्स की अदला बदली के लिए। और एक दिन तो हद होगी जब मिसेस टंडन मुझे वाइन के बहाने बाहर ले गई। और सर यहाँ प्रतीश मेरे साथ गलत हरकत करने की कोशिश कर रहा था। प्रमले जी मैं आपको कुछ दिखाना चाहता था। बिल्कुल दिखाइए। क्या है कि हम अपना रेस्टोरेंट कैसे चलाएंगे। ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या बदतमीजी है? और जब मैंने उन्हें कहा कि अगर वो इस तरह से रेस्टोरेंट चलाना चाहते हैं तो हम अपना रेस्टोरेंट बंद रखना ज़्यादा पसंद करेंगे, और जब हमने उनकी शर्तें नहीं मानी तो वो दोनों अपना मूड खराब करके तकरीबन सुबह 4 बजे तक हमारे घर से चले गए। आप रूही के केस में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं या फिर हमें बदनाम करने की कोशिश? इतना घटिया वाइफ शॉपिंग का इल्जाम। ये इल्जाम हमने नहीं, मिस्टर एंड मिसेस बैनर्जी ने लगाया आप दोनों पे। अगर उन्होंने भी लगाया ना तो भी हम इसे मानने से डिनाई करते हैं। कहा था ना मैंने आपसे कि ये कपल भरोसे के लायक नहीं है। कैसा भरोसा? पार्टनरशिप में परसेंटेज को लेकर हर वक्त नई बात रखते थे। मैंने कहा था प्रतीश से कि पैसा लगाने से पहले सब कुछ कंफर्म कर लो, लेकिन इन्होंने मेरी एक बात नहीं मानी। और अब जब इतना पैसा लगा चुके हम तो वो इस डील को कैंसिल करने के बहाने ढूंढने के लिए हम पर ये इतना घटिया वाइफ शॉपिंग का इल्जाम लगा रहे हैं। सर आपके कॉल रिकॉर्ड्स में एक नंबर मिला है जिससे अक्सर आपकी बातें होती हैं। किसका नंबर है? ये तो हमारे बेटे जय का नंबर है। कहाँ है? बुलाइए उसे। अब सर वो एक्चुअली यहाँ नहीं रहता है, वो नोएडा में हॉस्टल में रहता है। वो उसका कॉलेज एक्चुअली वहाँ से पास है इसलिए। यानी वो घर आता ही नहीं? नहीं, इतना कुछ हो गया और दिखाई नहीं दिया वो? नहीं सर, वो उसके एग्जाम्स चल रहे हैं इसलिए। और अभी वो रूही के क्रिमेशन पर आया था फिर चला गया। उसके हॉस्टल का एड्रेस दीजिए। सेक्स और ड्रग्स ये दोनों ही आजकल मॉडर्न रिच लाइफ स्टाइल का खिलौना सच है, और वाइफ स्वैपिंग इसका एक नया एंगल। मिस्टर प्रतीश टंडन और मिसेस माया टंडन, इन दोनों पर भी वाइफ स्वैपिंग के इल्जाम लगे, जिसे उन्होंने खारिज कर दिया। टंडन का देर से घर आना और अपने बच्चों के साथ वक्त न बिताने के पीछे क्या यही वजह थी? और क्या इसी वजह से रूही का श्याम और लक्ष्मण के साथ लगाव पैदा हुआ, जिसे कुछ लोगों ने गलत मान लिया, और शायद रूही की मौत की वजह यही बनी? तुम्हें नहीं लगता ऐसे टाइम में तुम्हें अपने माँ बाप के साथ होना चाहिए? सर मैंने मॉम को बोला था, लेकिन उन्होंने कहा कि एग्जाम के टाइम तुम्हें डिस्टर्ब होगा वहां पे, इसलिए तुम वहीं रुक जाओ। वैसे नोएडा इतना दूर नहीं है दिल्ली से कि एग्जाम देने नहीं जा सकते। क्या 10 तारीख को रात को 11 से 2 के बीच में कहाँ थे? हॉस्टल में अपने रूम में था, पढ़ाई कर रहा था। कोई और है जो तुम्हारी इस बात को कंफर्म कर सके?
हाँ सर, हमारे हॉस्टल के जो वार्डन है बलविंदर सिंह, आप उनसे पूछताछ कर सकते हैं सर। मिस्टर, अर्जेंट बेसिस पर इस जगह की कॉल लोकेशन और मोबाइल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। जी सर, लेकिन सर मुझे अब भी लगता है कि ये मर्डर मिस्टर मिसेस टंडन या फिर शाम ने लक्ष्मण के साथ मिलकर किया है। मिश्रा, चल शुरू हो जा बोलना। आपको जितना मारना है मार लो साहब, पर फिर भी मैं वही कहूंगा कि मैंने रूही बिटिया के साथ कुछ भी नहीं किया है। 17 साल मैंने उसको पाल पोस कर बड़ा किया है। प्यार से मुझे डैड्स कह के बुलाती थी। डैड्स? अरे क्या हुआ आपको? पुलिस पूरी कोशिश कर रही थी शाम से सच उगलवाने की। फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक शाम के कमरे में मिले चाकू पर जो खून था वो रूही का ही था, लेकिन फिंगरप्रिंट्स 4 लोगों के मिले थे। माया, प्रतीश और शाम के फिंगरप्रिंट्स तो मैच हो गए थे, लेकिन चौथा फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुआ था। टंडन ने फिर लक्ष्मण का ही नाम लिया। 2 दिन तक पुलिस इसी उधेड़बुन में लगी रही कि रूही को आखिर इन चारों में से किसने मारा और लक्ष्मण कहाँ है। पहचानते हैं इसे? हाँ सर, ये लक्ष्मण है, लेकिन हमें नहीं पता इसकी बॉडी यहाँ पर कैसे है। सर ये रूम तो हम यूज़ भी नहीं करते। रेस्टोरेंट का या घर का कुछ एक्स्ट्रा सामान होता है, उसको रखने के लिए हार्डली यूज़ करते हैं। और शायद इस बार लक्ष्मण की बॉडी रखने के लिए यूज़ कर लिया। सर अगर हमने लक्ष्मण की बॉडी यहाँ रखी होती तो हम खुद आपको सामने से फ़ोन करके क्यों बताते? ठीक इसीलिए, ताकि हम ये सोचें कि आपने अगर बॉडी रखी है तो आप क्यों फ़ोन कर रहे हैं। बहुत पुरानी ट्रिक है, हम बहुत सारे केसेस में और आप लोग बहुत सारी फिल्मों में देख चुके होंगे। आप जैसा सोच रहे हैं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने कुछ नहीं किया। ऐसे लोगों को तो मैं अपने घर में भी घुसने नहीं देता। ये रूही थी जो सबको सर पे चढ़ा रखा था। ये शाम, ये लक्ष्मण। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और पूरे रूम की अच्छे से तलाशी लो, देखो कोई एविडेंस मिलता है तो। टंडन दंपत्ति के गैराज से मिली लक्ष्मण की लाश ने पूरे केस को ही पलट कर रख दिया। अब तक पुलिस को सारा शक लक्ष्मण पर ही था, लेकिन अब लक्ष्मण का भी कत्ल हो चुका था, लिहाजा पुलिस के शक की सुई रूही के माता पिता की तरफ घूम जाती है। पर क्या पुलिस इस केस को अब सॉल्व कर पाएगी? मिस कर रही थी ना? सच बोल, कर रही थी ना मिस? हट जा मेरे रास्ते से तुम दोनों। क्या करेगी घर पे जाके? अरे बोर होगी। मैं आऊँ क्या? कंपनी दूंगा तुझे। मेरी चप्पल कंपनी देगी तुम लोगों को। बचाओ! क्या कर रहा है? बचाओ! हेल्प! देख लूंगा तुझे, छोड़ूंगा नहीं। चल कैसे हो बहन, ठीक है ना? लक्ष्मण जो कि रूही के मर्डर का सस्पेक्ट था, शायद शाम ने, क्योंकि लक्ष्मण ने शाम को रूही का रेप और मर्डर करते हुए देख लिया। लेकिन सर शाम को लक्ष्मण की बॉडी स्टोर रूम में रखने की क्या जरूरत थी? ताकि शक मिस्टर और मिसेस टंडन पर आ जाए। लेकिन एक और पॉसिबिलिटी, शायद मिस्टर एंड मिसेस टंडन ने ही लक्ष्मण को मारा। नील के मैसेजेस से रूही को पता चल गया था कि उसके माँ बाप पार्टी और बिजनेस के लिए क्या क्या करते हैं। हो सकता है कि उस रात जब वो घर पहुंचे हों, रूही ने उन्हें वो मैसेजेस दिखाए हों, कन्फ्रंट किया हो और चाकू श्याम के रूम में छुपाया ताकि शक श्याम पर जा सके, और फिर 2 दिन बाद बॉडी मिलने का नाटक किया। सर मनीष ने हमसे झूठ कहा था। जिस रात रूही का मर्डर हुआ उस रात मनीष के मोबाइल की लोकेशन रात 11 से 11:30 के बीच रूही के घर के पास की थी। मनीष मैं कह रही हूँ चले जाओ यहाँ से, वरना मैं बस एक आखिरी बार 10,000 रुपए दे दो प्लीज। मनीष मैंने तुमसे कहा ना तुम चले जाओ, वरना मैं शोर मचा दूंगी, समझे तुम? और उसके बाद तूने रूही के घर से स्टोर रूम की चाबी चुराई, लक्ष्मण की बॉडी छुपाई, चाबी वहीं रखकर अपने घर आ गया, है ना? नहीं सर, मैंने किसी को नहीं मारा। हाँ मैं मानता हूँ कि पैसे लेने के लिए मैं रूही के घर गया था, लेकिन आप जैसा बोल रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। रूही प्लीज़ एक आखिरी बार मुझे भरोसा कर लो। मुझे रिहाब सेंटर जाने के लिए 10,000 रुपये चाहिए। रूही मैं ठीक होना चाहता हूँ और अब मैं तुमसे ठीक होने के बाद ही मिलूंगा। ठीक है, ये लो और निकलो यहाँ से। देखते हैं बेटा इस बार तेरी कहानी में कितनी सच्चाई है। सर मोबाइल लोकेशन से तो लग रहा है कि मनीष सच कह रहा है, क्योंकि लोकेशन के मुताबिक मनीष रूही के घर से ड्रग्स लेने गए, वहाँ से अपने घर, और सुबह 6 बजे अस्पताल और 10 बजे रिहैब सेंटर का लोकेशन दिख रहा है। मिश्रा ये भी हो सकता है कि मनीष ने ही रूही को मारा। तो हो तो सकता, पर हाँ सर ये लक्ष्मण की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसे एड्स था। और सर लक्ष्मण की मौत भी 10 तारीख की रात को 12 से 2 के बीच हुई, सर पे चोट लगने की वजह से। मतलब रूही और लक्ष्मण को मारने वाला एक ही इंसान है, क्योंकि दोनों का मर्डर एकदम सिमिलर तरीके से हुआ।
सर गुलमोहर बाग में एक और लड़की का मर्डर और रेप हुआ, उसके साथ भी रूही की तरह सेम तरीके से ब्रूटैलिटी से मर्डर किया गया है। रेप हुआ या नहीं ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही कंफर्म होगा। शीतल जी आपकी हालत समझते हैं, लेकिन हमें भी ड्यूटी करनी पड़ेगी। अलीशा 1:30 बजे कॉलेज से घर आती है और मैं ऑफिस से 5:30 बजे। अलीशा घर में अकेली ही रहती है और आज जब मैं घर आई तो ये सब। सर सोफे के नीचे चाकू मिला है। वो लड़के, अलीशा ने मुझसे कहा था कि जब भी वो कॉलेज से आती थी तो वो लड़के उसका रास्ता रोकते थे। मिस कर रही थी ना, सच बोल, कर रही थी ना मिस। हट जा मेरे रास्ते से तुम दोनों। आप पहचान सकती हैं उन लड़कों को? आपने पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं की थी? मैंने उन लोगों को वार्निंग दी थी पर मैंने पुलिस में कंप्लेंट नहीं की। मैंने सोचा वो छोटे बच्चे हैं, उनका फ्यूचर खराब हो जाएगा। मुझे क्या पता था कि ये सब हो जाएगा। इन सब लड़कों की डिटेल्स लो और उठाओ सालों को। सर हम लोग तो सिर्फ मजाक कर रहे थे उसके साथ, मैं सच कह रहा हूँ। हमने नहीं मारा अलीशा को सर। सर आपको कोई गलतफहमी हुई है, हमारे बच्चे ऐसे नहीं है सर। गलतफहमी मुझे नहीं आपको हो रही है। आपके बच्चे इतने दिन से एक लड़की को छेड़ रहे थे, आपको पता भी नहीं है। उसी लड़की का मर्डर हुआ है और रेप भी हुआ था। अब 2+2 कुछ समझ में आ रहा है या अभी भी इनकी सफाई देनी है? और तू आखिरी मौका है सच बोलने का, बोल दे, क्योंकि अगर मैंने सच उगलवाना शुरू किया ना तो तेरा बाप क्या भगवान भी नहीं बचा पाएंगे तुझको। बोल। सर वो अलीशा मुझे बहुत अच्छी लगती थी और ये बात इसे बताते इसलिए ये उसे जानबूझकर चिढ़ाया करता था, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ मैंने कभी उसे कुछ नहीं कहा। ये बात सही है कि मुझे पता था दिन भर वो अकेली रहती है रूम में, इसलिए मैं जाता था और उसे चुपके देखता था सर। और कल उसने तुझे देख लिया, तुझे धमकी दी, तुझे गुस्सा आया, तूने उसका रेप किया और मर्डर कर दिया है ना? नहीं सर, मैंने नहीं मारा अलीशा को और कल तो मैं उसके घर की तरफ गया ही नहीं। इनको बाहर लेकर चलो, इनकी स्टोरी क्रॉस चेक करो। चल बेटा। अरे आप जबरदस्ती बात। इनकी सफाई देने के बजाय अगर टाइम पर इन्हें संस्कार दिए होते ना तो ये नौबत नहीं आती। सर हमने कॉलेज के स्टाफ और वहाँ के सीसीटीवी फुटेज से कंफर्म किया, अर्जुन और उसका दोस्त सच कह रहे हैं। शाम 5 बजे तक वो लोग कॉलेज में ही थे। सर अलीशा के घर के पास का सीसीटीवी फुटेज मिल गया। सर इसने जानबूझकर फेस पर कपड़ा और सर पर कैप पहनी हुई है। सर किसी भी तरीके से इसका चेहरा पहचानना इम्पॉसिबल है। एक मिनट, रिवाइंड करो, प्ले, पॉज, जूम करो। शूज पे ये शूज मैंने पिछले 4-5 दिनों में कहीं देखे हैं, कहीं पर रखे हुए देखे हैं या फिर किसी ने पहने हुए थे। मिश्रा, यादव, रूही और अलीशा के मर्डर के जितने भी सस्पेक्ट्स हैं उनके घरों की फिर से तलाशी लेनी होगी, लेकिन याद रहे कि उन्हें पता नहीं लगना चाहिए कि हम ढूंढ क्या रहे हैं। अलीशा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत बिल्कुल रूही के मर्डर की तरह से हुई थी। उसका रेप नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी उसके अंदरूनी भागों को शत विकसित किया गया था। उसके मर्डर के लिए अलीशा के घर का ही चाकू इस्तेमाल किया गया था, जिस पर सिर्फ अलीशा और उसकी मां शीतल के ही फिंगरप्रिंट्स थे। अलीशा और रूही का क्लासमेट होना इस केस को एक नया एंगल दे रहा था। क्या ये दोनों मौतें एक संयोग थी या फिर लिंक्ड? जूते तो नहीं मिले, लेकिन ये फाइल मिली। ये देखिए, तेरे मोबाइल रिकॉर्ड से साफ है कि जब रूही का मर्डर हुआ था तेरी लोकेशन घर पे थी, और जब अलीशा का मर्डर हुआ तो तेरी लोकेशन उसके घर पे थी। बाकी सीसीटीवी फुटेज तुझे दिखाई दिया है। चल अब शुरू हो जा, बता क्यों किया ये सब। हाँ, मुझे प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन था। डॉक्टर ने कहा था
कैस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और मेरा प्राइवेट पार्ट काटना पड़ा सर। इसीलिए पुनीता और मेरा कभी कभी सेक्स नहीं हो पाया सर। लेकिन ये बात मैंने पुनीता को कहीं बताई नहीं थी सर। मुझे हमेशा से लगता था कि वो मेरा मजाक ही उड़ाएगी और फिर मुझे गे सेक्स के बारे में पता चला सर। लक्ष्मण को देखा तो पता चला जय, तुम इतनी रात को? और ये तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट्स मुझे मॉम डैड के कमरे में मिली। इसमें लिखा है कि तुम्हारे प्राइवेट पार्ट्स में इन्फेक्शन था, इसीलिए तुम्हारा क्रस्टेशन कराना पड़ा। शायद इसीलिए पुनीता ने तुमसे ब्रेकअप कर लिया। हाँ, काटना पड़ा मुझे। नामर्द हूं ना मैं, यही कहना चाहती हो ना तुम? हाँ, मैं पुनीता के साथ कुछ नहीं कर पाया। नहीं भैया, मैं तो बस आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि शायद पुनीता को अगर हम पहले बता देते इस बारे में तो शायद वो इस सिचुएशन को समझ पाती। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उसे बता देना चाहिए। रूही, कहा था ना फेक सिंपैथी नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए, ताकि सारा का सारा शक शाम पर जाए। हॉस्टल के रास्ते में मैंने रॉड फेंक दी और अपने रूम में मेडिकल रिपोर्ट छुपा दी थी सर। और अलीशा, उसको क्यों मारा? आपकी इन्वेस्टिगेशंस को डाइवर्ट करने के लिए सर। सर, मैंने न्यूज़ में सुना था कि रूही के केस में मॉम डैड को सस्पेक्ट किया जा रहा है। सर, सिर्फ मॉम डैड है जो मुझे अच्छे से समझते हैं सर। मुझे लगा वो फंस जाएंगे, मैं उन्हें खोना नहीं चाहता था सर। मुझे पता था अलीशा दोपहर में अकेले घर पे रहती है, इसीलिए मैं जानबूझकर मुंह छुपा कर गया था ताकि कोई पहचान ना सके। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अलीशा, मुझे तुमसे रूही के मर्डर से रिलेटेड कुछ बात करनी थी। हाँ? अंदर आ सकता हूँ मैं? हाँ, आ जाओ। हाँ, क्या बोल रहे थे? अलीशा, मुझे पता है रूही का मर्डर किसने किया है। किसने किया है? मैंने। हाँ? तो मैं किसी तीसरी लड़की को भी मार देता सर, लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था सर। रूही से बात करने का ऑप्शन था तेरे पास। जो लड़की गरीब और मजबूर लोगों की बात समझ के उनकी हेल्प करती थी, वो अपने भाई की बात नहीं समझ सकती थी। और तेरे सर पर तो सनक सवार थी। सिर्फ रूही नहीं, अलीशा, लक्ष्मण, सबको मार दिया। किस लिए? ताकि माँ बाप को खोना ना पड़े। और अब तेरे माँ बाप ने तुझे हमेशा के लिए खो दिया। जय टंडन, रूही का भाई और उसका कातिल। कौन सोच सकता था कि रूही को इतनी बेरहमी से मारने वाला उसका अपना भाई होगा? और वजह, क्योंकि वो अपनी चेंज सेक्सुअलिटी और मेल ईगो से डील नहीं कर पा रहा था। लेकिन अपनी सेक्सुअलिटी खुल जाने का डर जय के अंदर इस कदर था कि उसने न सिर्फ अपनी बहन रूही बल्कि मासूम आलिशा को भी मौत के घाट उतार दिया। सेक्सुअल प्रेफरेंस और एक्सेप्टेंस की वजह से आजकल क्राइम रेट और बढ़ गया है। गे लेस्बियन रिलेशनशिप को गलत मानने और इसका मजाक बनाने के डर से लोग मजबूर हो जाते हैं इसे छुपाने के लिए, और फिर यहीं पर क्राइम कर बैठते हैं। ऐसे अपराध पर काबू पाना पुलिस का नहीं बल्कि समाज का काम है, और ऐसे लोगों का समाज में एक्सेप्टेंस उनका कानूनन हक भी है। अपने बच्चों का ध्यान रखें, ये अपने बच्चों के प्रति और समाज के प्रति भी हमारी जिम्मेदारी है। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। What is this? What do I do with these designs? विशाल, अगर तुमसे प्रोडक्शन मैनेज नहीं हो रहा है तो बोल दो ना, नहीं हो पाएगा। मेरे डिजाइन की ना बैंड मत बजवाओ। 1 महीना रह गया शिपमेंट के लिए और तुमसे कुछ भी हैंडल नहीं हुआ है अभी तक। Ma'am, I'm so sorry. I'll take You know what? Do not take it. पापा ने जो मिस्टेक किया ना तुम्हें प्रमोशन देके, I do not want to take that risk. तो जो कर रहे थे वही करो। मैनेजर के सपने देखना तो छोड़ ही दो तुम। शोएब, प्लीज मेरा फोन पिकअप करो, अर्जेंट है। हेलो शोएब। अब मेरी याद कैसे आ गई तुम्हें? आई नो पापा ने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया है, बट मैं तुम्हें कंपनी में वापस बुलाना चाहती हूँ। कंपनी को तुम्हारी ज़रूरत है। ओह, तो मतलब सिर्फ अपनी कंपनी के लिए बुला रही हो? हाँ, अगर मैं ये कहूँ कि मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत है तो? ठीक है, तुम मुझसे शादी करोगी? आइए एक बार फिर हम आपका स्वागत करते हैं
5 लाख रुपए का इनाम और एक ब्रांड न्यू कार। अबे ये तो भोजपुरी एक्टर चुमचुम का फोटो है। चल अंसारी, चल जल्दी मैसेज कर। अपना एक मैसेज भी अगर लकी ड्रॉ में आ गया ना तो अपने को 5 लाख और एक कार मिलेगी। भाई 5 लाख रुपए तू रख लेना, मैं तो कार ले लूंगा। अपनी गर्लफ्रेंड को पटा के डेट पे लेकर जाऊंगा मैं। अबे वो लड़की नहीं पटने वाली तुझसे, वो उम्र में भी तुझसे बड़ी है और हैसियत में भी। उसका बाप मोटा आसामी है बे, और तेरा बाप जहर खुरानी करता था। अबे तो तेरा बाप कौन सा सत्संग करता था बे? जहर खुरानी तो अपने रगों में बसा हुआ है। हत्या, रेप और अपहरण ये हमारे देश में बहुत ही कॉमन अपराध हैं, लेकिन ये जहर खुरानी क्या था? दरअसल इस नाम के पीछे एक अजीबोगरीब कहानी है, और इस कहानी ने एक ऐसी कहानी को जन्म दिया जिसके बाद हिंदुस्तान की क्राइम हिस्ट्री में एक कुख्यात अपराध का जन्म हुआ। आपको पता है मैंने आज इटली के एक क्लाइंट से 40 करोड़ का ऑर्डर लिया है। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू बेटा। थैंक यू डैड। आई गॉट गो, क्विकली गो एंड चेंज, ओके? लेकिन रूमी बेटा, वो प्रशांत की मदर का कॉल आया था। तेरे पापा के हार्ट अटैक की वजह से हमने तेरी शादी पहले ही पोस्टपोन कर दी थी, लेकिन अब वो लोग ये शादी जल्द से जल्द कराना चाह रहे हैं। कैसी बातें कर रहे हो? आपको पता है कि मैं नेक्स्ट ईयर कितना बिजी हूँ। मेरा पूरा ध्यान बिजनेस पे जाने वाला है। मैं शादी करूंगी कि मैं बिजनेस संभालूंगी? आप एक काम करो ना, आप उनको शादी के लिए मना कर दो। कैसी बात कर रही है तू? तेरी सगाई हो चुकी है और तू तो आप बोल दो कि मैं अब ये शादी नहीं करना चाहती। क्या बोल रही है बेटा तू? डैड प्लीज डोंट फोर्स मी। आपको भी पता है आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, मुझे बिजनेस संभालना है। और वो विशाल जिसको अपने नया मैनेजर रखा है, उसको कुछ काम नहीं आता है। आई कांट जस्ट हैंडल हिम डैड। इसीलिए आई हैव डिसाइडेड कि मैं शोएब को वापस ला रही हूँ कंपनी में। शोएब, दिमाग खराब है तुम्हारा? पता है ना कितने घपले किए उसने ऑफिस में? डैड इवन यू नो कि शोएब ने कोई घपले नहीं किए हैं। आप दोनों जानते हैं कि आपने शोएब को क्यों निकाला था, बिकॉज आपको लगता है कि मेरा और शोएब का अफेयर था। अच्छा तो तू अब ये कहेगी कि तू शोएब से शादी करना चाहती है ना? मम्मा कैसी बातें कर रहे हो? मैंने कहा कि मैं शोएब से शादी करूंगी, पर इसका मतलब ये भी तो नहीं ना कि मैं शोएब पे गलत इल्जाम लगने दूं। तो ये है वो 10 लकी विजेता जिन्होंने जीते हैं पूरे 5 लाख रुपए और एक ब्रांड न्यू कार। हमारे सभी विजेता साले रोज रोज ये सिखाते हैं हमारा। पागल हो गए क्या? टीवी को क्यों तोड़ रहा है? अरे ये फ्रॉड है यार, ये सब कॉन्टेस्ट। साले एक मैसेज का 15 रुपए लगता है। हम दिन में 10-12 मैसेज करते हैं, हर मैसेज से ये लोग पैसा कमाते हैं। सोच, पूरे कंट्री में अगर 1 करोड़ लोग भी मैसेज करते होंगे ना तो एक दिन में 15 करोड़ रुपए कमाते हैं लोग। अबे तो हम लोग क्या कर लेंगे इनका पता? हम इनका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपना तो कुछ कर सकते हैं। मतलब? शोएब, व्हाट आई वाज सेइंग कि तुम ऑफिस ही आ जाओ ना, वहीं पे बात कर लेंगे बैठ के। रूमी ऑफिस अब रोजाना मिलना है ना? एक काम करते ना, बाहर कहीं मिलते हैं। अच्छा ठीक है, बताओ कहाँ मिलना है? रूमी तुम 2 मिनट रुको, कहीं जाना मत वहां से, ठीक है? वहीं पे रुको, मैं तुम्हें कॉल बैक कर रहा हूँ। यहाँ पे क्यों रुकना है? अरे रूमी तुम रुको तो सही, मैं तुम्हें कॉल बैक कर रहा हूँ। कमाल जी, एक काम कीजिए, यही लेफ्ट में रोक लीजिए। जी मैडम। चले, गाड़ी चला। चल 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 चला। चुप। तुम ऐसा करो, मायापुरी आ जाओ, वही अपने पुराने मीटिंग स्पॉट पे। इधर नहीं, इधर नहीं, आगे से लेफ्ट ले। मैं बताता हूँ कहाँ ले जाना है। लेफ्ट ले, लेफ्ट ले। हाय सर, रूमी मैडम का एक बायर के साथ 3 बजे मीटिंग था, लेकिन वो अभी तक ऑफिस ही नहीं पहुंची हैं। लेकिन वो तो सुबह ही चली गई है। रुको बात करता हूँ। सर मैंने उनको फ़ोन किया बट उनका फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा है। इवन सर ड्राइवर को भी कॉल किया, उसका भी फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा है। क्या दोनों का फ़ोन बंद है? शिट। मेरा तो नसीब ही खराब है। अच्छा वो कब तक आ रहा है? मुझे क्या मालूम, तू पता कर। आपकी बेटी सुबह घर से कितने बजे निकली थी? सुबह 10 बजे।
और 3 बजे मुझे मालूम पड़ा कि आज ऑफिस ही नहीं पहुंची वो। पिछले 6 घंटे से मैं अपनी बेटी और ड्राइवर को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। आप अपने बेटी और ड्राइवर का नंबर हमें दे दीजिए, हम पता करते हैं। और हाँ, आपकी बेटी की गाड़ी का नंबर भी। विक्रांत, तुम समझने की कोशिश करो ना, थक गई हूँ रोज रोज के ड्रामे से। अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। 7 महीने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। ये देखो, कल भी मारा उसने मुझे, ये देखो। तो प्लीज जल्दी इंडिया वापस आ जाओ। मैं भी तुमसे मिलने के लिए बेचैन हूँ निकिता, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? जब तक तुम्हारा डिवोर्स नहीं हो जाता, हम दोनों चाह के भी एक दूसरे के नहीं हो सकते। लेकिन मैं तुम्हें अपना मान चुकी हूँ। और सही बात डिवोर्स की तो वो भी फाइनल हो जाएगा, लेकिन तुम प्लीज जल्दी आपके ड्राइवर और रूमी के फ़ोन महिपालपुर में एक साथ बंद हुए थे, लेकिन ये इलाका आपके घर या ऑफिस के रूट पे नहीं आता। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि रूमी किसी दोस्त या रिश्तेदार से मिलने गई हो? नहीं, उसकी ऑफिस में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, वो कहीं और जा ही नहीं सकती है। रूमी को आखिरी कॉल किसी शोएब नाम के लड़के ने की थी। आप जानते हैं किसी शोएब को? सब शोएब मेरी बेटी को बहका रहा था और उसके बहकावे में आकर मेरी बेटी उसे दोबारा जॉब पे रखना चाहती थी। मम्मा कैसी बातें कर रहे हो? मैंने कहा कि मैं शोएब से शादी करूंगी, पर इसका मतलब ये भी तो नहीं ना कि मैं शोएब पे गलत इल्जाम लगने दूंगी। बेटा, तू शोएब के इंटेंशन को समझ नहीं रही है। उसकी जगह ना तो हमारी कंपनी में होनी चाहिए और ना ही तुम्हारी जिंदगी में। मुझे पूरे यकीन है सर कि शोएब ने ही मेरी बेटी को गायब किया है। हेलो, निकिता राठौड़ जी बोलिए। मैं कस्टम से बोल रहा हूँ। यूएस से आपके नाम का एक पार्सल आया है जो कि किसी विक्रांत देव ने भेजा है। हाँ, विक्रांत मेरा फ्रेंड ही है। आपको मालूम है कि उसमें उसने 15 लाख की ज्वेलरी भेजी है आपको? 15 लाख की ज्वेलरी? हाँ, इतना सोना पार्सल करना गलत है, ये एक ऑफेंस है। अब लेकिन सर वो 2 घंटे के अंदर अगर आप जयपुर एयरपोर्ट नहीं पहुंचे तो स्मगलिंग चार्ज में आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू हो जाएगा। लेकिन सर, हेलो, चलो साइड पीछे रहिए, हटो। सर यहाँ से गुजरने वाले एक आदमी ने इस लाश के बारे में बताया था। सर इसकी पॉकेट से ये रूमी के ड्राइवर कमाल शेख का आईडी मिला। तो सर मुझे लगता है कि कमाल को यहाँ पे मार के रूमी को यहीं से गायब किया गया। हेलो हेलो, आवाज से वो छोटी उम्र का लड़का लग रहा है। छोटी उम्र का लड़का? हाँ सर, बोल रहा था कि वो लोग रूमी को एमपी ले गए, तो जरूर ये शोएब का काम है। कॉल किस नंबर से किया था? ये देखिए सर, अलग अलग नंबर से 2 बार कॉल आए, एक बार सुबह 9 बजे और सुबह 9 बजे। आपको सुबह 9 बजे कॉल किया और आप हमें अब बता रहे हैं 7 घंटे बाद? सर उसने धमकी दी थी कि वो रूमी को, तो डर गया था सर मैं। अब जब दोबारा कॉल आया तो मुझे लगा आपको। दोबारा कितने बजे कॉल आया? अभी 4 बजे। हाँ, लेकिन मेरी एक बार रूमी से बात तो करा दो। पहले बोल रहे थे कि एमपी ले गए, फिर बोलने लगे पटना ले गए। ठीक है, हम पता करते हैं कि दोनों कॉल आपको कहाँ से किए गए थे। ठीक है सर, लेकिन आप लोग जल्दी कीजिए, पिछले 24 घंटे से रूमी उन लोगों के पास है। आप फिक्र मत कीजिए, हम कुछ करते हैं। 1.5 लाख है। 1.5 लाख? अरे लाखों की पॉलिसी है मामी के नाम, आप हमें 1.5 लाख रुपए में टरका रहे हो। अब तक करोड़ों की आसामी दे दी तुम दोनों को। उस लड़की के बाप से करोड़ों रुपए ले सकते हो तुम दोनों यार। हमने अगर फिरौती मांग ली ना तो बहुत बुरे फंस जाएंगे हम लोग। उसके साथ जो चाहे वो कर लेना, लेकिन जिंदा मत छोड़ना बस। सुबह से देख रहा हूँ कुछ परेशान लग रही हो, कुछ बात है क्या? नहीं, कोई बात नहीं है। प्यार से पूछ रहा हूँ तो भाव खा रही है। तलाक होने वाला है हमारा, जरूरी नहीं है सब कुछ बताऊं तुम्हें। सब कुछ बताऊं मतलब? कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। अरे तुम बेकार में डर रही थी निकिता, ये सिर्फ पैसे खाने का चक्कर है। उस कस्टम वाले को 2.5 लाख रुपए की ब्राइब देनी है बस। 2.5 लाख? अरे 15 लाख का सोना छुड़वाने के लिए ये कमी है ना। उसने मुझे अपना अकाउंट नंबर भेजा है,
मैं तुम्हें फॉरवर्ड करता हूँ। फिर कल तक तुम्हारे पास 15 लाख के गहनों का पार्सल भी पहुंच जाएगा। ठीक है। सर रूमी के फादर को फिरौती के वो दोनों कॉल सतना से किए गए थे और सर दोनों ही नंबर फेक आईडी से लिए गए हैं। किडनैपर्स फोन पर बोल रहे थे कि रूमी को पहले उन लोगों ने दिल्ली से एमपी और फिर एमपी से पटना लेके गए। चलो बाकी सच बोल रहे हैं, गोल गोल घुमा रहे हैं हमें। पक्का कोई बहुत बड़ा गेम चल रहा है। तो फिर देश की राजधानी दिल्ली में दिन दहाड़े एक लड़की की किडनैपिंग होती है, लेकिन रूमी अग्रवाल की किडनैपिंग किसी के प्रोफेशनल राइवलरी का अंजाम है, या रूमी किसी के नफरत के शिकार हुई है, या किसी के लालच या हवस का। पुलिस किडनैपिंग के मकसद को ही नहीं समझ पा रही। रूमी को गायब हुए 36 घंटे से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है। रूमी का बॉयफ्रेंड शोएब शक के दायरे में जरूर है, लेकिन पुलिस किसी और एंगल पे काम क्यों नहीं कर रही? क्योंकि दूसरे एंगल और भी चौंकाने वाले हैं। लड़की की किडनैपिंग दिल्ली में होती है, फिरौती का कॉल एमपी से आता है। मैं गोली चला दूंगी। बंदूक नीचे कर, नीचे कर बंदूक। मैं गोली चला दूंगी। चला गोली। मैं सच में चला दूंगी मैं। अरे चला ना गोली। मैं तुझसे प्यार करता था और तूने मेरे साथ ही गन चलाने के लिए ना ये दबाना पड़ता ही है। और कर ले प्यार, ओ प्यार के भूखे। हेलो जी सर, शोएब बात कर रहा हूँ। तूने अपनी औकात दिखाई दी ना, बोल क्या चाहिए तुझे, लेकिन मेरी बेटी को कुछ हुआ ना तो मैं तुझे। देखिए रूमी को कुछ नहीं होगा। देख मैं पुलिस से भी तुझे बचा दूंगा और 7 की जगह 10 करोड़ दूंगा। तू बस सही सलामत मेरी बेटी को मेरे घर छोड़ दे। ये देखिए सर, इस नंबर से शोएब ने मुझे कॉल किया था। वो बोल रहा था कि उसने रूमी को गायब नहीं किया, लेकिन झूठ बोल रहा है सर। मुझे पूरा यकीन है इसमें कोई चाल है उसकी। हम कुछ करते हैं, आप शांति रखिए। जो करना है जल्दी कीजिए सर। मेरी बेटी पता नहीं किस साल में होगी। निकिता, निकिता, ये जर्मन कॉल सेंटर जर्मनी से नहीं, इंडिया में से कहीं से ऑपरेट किया जा रहा है। और ये कॉलर कई मॉलवेयर रूट जंप करते हुए जर्मन सिटीजन्स को कॉल करते हैं। हमें इन कॉलर्स को ट्रेस करना है। मिनिस्ट्री से प्रेशर है। आई नीड रिजल्ट। वी हैव टू डू इट फास्ट। अंडरस्टैंड? सर अलवर का एक केस है सर। फ्रॉड तो सिर्फ 2.5 लाख रुपए का है। 2.5 लाख? 2 घंटे के अंदर अगर आप जयपुर एयरपोर्ट नहीं पहुंचे तो स्मगलिंग चार्ज में आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू हो जाएगा। अगर किसी की जान गई है तो मायने पैसा नहीं रखते, जिंदगी रखती है। केस क्या है? अलवर पुलिस ने इनिशियल इन्वेस्टिगेशन की है, ये उसकी रिपोर्ट है। निकिता का फोन देखा हमने। इसमें विक्रांत के नाम से एक नंबर फीड किया गया, लेकिन वो नंबर किसी फेक आईडी से लिया गया था और उस नंबर से निकिता के नंबर पर दीपक चौधरी के बैंक अकाउंट की डिटेल भेजेगी। फिर आपके और निकिता के ज्वाइंट अकाउंट से दीपक को 2.5 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए। सर मैं वही तो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि निकिता उनके चंगुल में फंस चुकी थी। लेकिन निकिता उन लोगों के टच में कैसे आई? सर वो मुझे नहीं पता। वैसे भी हम लोगों का डिवोर्स होने वाला था, लेकिन सर मैंने अक्सर निकिता को किसी लड़के के साथ वीडियो कॉलिंग पे बात करते हुए ज़रूर देखा। तो तुमने कभी उस लड़के को निकिता के साथ देखा था? नहीं सर, उस लड़के को तो मैंने कभी देखा ही नहीं है। लेकिन सर जब हमारे ज्वाइंट अकाउंट से 2.5 लाख रुपए कटे ना, तब मैंने निकिता से पूछा। मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। सर निकिता ने मुझे बताया कि उस लड़के ने यूएस से 15 लाख की ज्वेलरी निकिता को भेजी जो कस्टम में फंस चुकी थी, और उस लड़के के कहने पे निकिता ने हमारे ज्वाइंट अकाउंट से 2.5 लाख की घूस दी उस कस्टम वाले। सर मैंने कभी उस पर भरोसा नहीं किया। और सर उसने अभी ये घड़े वाली आंसू बंद कर। अगर इतना भरोसा नहीं करता था तो उसके साथ रह क्यों रहा था? मारपीट करता था ना उसके साथ। इसमें 1.5 लाख रुपए थे, कहाँ गए? मैंने रख लिया। अरे तो उसमें आधा पैसा मेरा भी है। तू 12 लाख माइनस में है, 75 घटा दे, 11.25 लाख बच गए, समझा? अबे साले वो तो अलग हिसाब है। मुझे मेरे पैसे वापस कर। मैं नहीं देता, चल। अबे मुझे मेरे पैसे चाहिए। अरे नहीं दे रहा ना। अरे तो धक्का क्यों मारे? मुझे पैसे नहीं दे रहा। वो लोग मुझे 7 करोड़ लेकर रांची बुला रहे हैं और आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं। क्या कोशिश कर रहे हैं आप लोग? शोएब को तो पकड़ नहीं पाए अभी तक।
अभी डीसीपी साहब से बात करता हूं मैं कि कुछ नहीं कर रहे हैं आप लोग। सर, दीपक चौधरी का बैंक अकाउंट 5 साल पहले ओपन हुआ था और मैं इस ब्रांच में 3 साल पहले से। मेरे रहते तो कभी दीपक ने यहाँ विजिट नहीं किया। उसकी सारी ट्रांजैक्शंस नेट और मोबाइल बैंकिंग थ्रू होती है। लेकिन इसके अकाउंट के साथ जो लिंक्ड मोबाइल नंबर है वो अब बंद है, और जो एड्रेस दी है वहाँ पे ये रहता नहीं, और बंदे के अकाउंट से लाखों का ट्रांजैक्शन होता है। ऑक्यूपेशन क्या मेंशन किया इसने? सेल्फ एम्प्लॉयड सर्विस प्रोवाइडर। बस सर, यही डिटेल्स है इसमें। अब अगर इसका अकाउंट फ्रीज किया तो ये अलर्ट हो जाएगा। ट्रांजैक्शन करता रहेगा तो इस तक पहुँचने का सोर्स मिल सकता है। शास्त्री जी, अब प्लीज़ मेरे लिए काम करिए। किसी भी बहाने से इस दीपक को एक बार ब्रांच में बुला लीजिए। जी सर, मैं समझ गया। सर, मैंने जयपुर एयरपोर्ट पे पता करवाया, पर वहाँ दीपक चौधरी नाम का कोई भी कस्टम ऑफिसर नहीं है। ये दीपक चौधरी बहुत पहुंची हुई चीज़ है, और विक्रांत ये भी इससे कनेक्टेड हो सकता है। हमें पता करना है कि निकिता इनके टच में कैसे आई, कैसे इन लोगों ने निकिता को ट्रैप किया। निकिता का सोशल मीडिया अकाउंट खंगालो। यस सर। मैंने कहा था कि इस इंटरनेट के चक्कर में मत पड़। देखा क्या हो गया? तो मैं क्या करूं मम्मी? अगर इस जॉब के लिए मुझे स्कूटी की जरूरत नहीं होती ना तो मैं सब कभी नहीं करती। अवनी, हम लोग पहले से ही पैसों के लिए बहुत मोहताज हैं और तूने इतना बड़ा नुकसान कर दिया। अरे इतनी पढ़ी लिखी है, कम से कम इतनी तो अक्ल होनी चाहिए किस पे विश्वास करे और किस पे नहीं। अब कहाँ जा रही है? बात कर। तो क्या करूं मम्मी? अब मर जाओ क्या आप? पागल हो गई है क्या? मरने की बातें कर रही है। इस दीपक के अकाउंट में ज्यादातर पैसा 7 ई वॉलेट अकाउंट से आता है, और ये 7 ई वॉलेट अकाउंट्स अलग अलग स्टेट के हैं। इनमें से किसी भी ई वॉलेट अकाउंट के साथ लिंक्ड मोबाइल अब एक्टिव नहीं। और एक बात, इनमें से किसी के भी अकाउंट से जब पैसा दीपक के अकाउंट में ट्रांसफर होता है तो तुरंत कैश भी विड्रॉल हो जाता है। इसमें सिर्फ दीपक और ये लोग नहीं, बल्कि ये कोई बड़ा गैंग निकिता से नकली कस्टमर ऑफिसर बनकर बात करने वाला भी दीपक से कनेक्टेड हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि वो कॉल करने वाला खुद दीपक ही हो। अब ये दीपक और इसके गैंग तक पहुंचने के एक ही जरिए ये 7 ई वॉलेट अकाउंट होल्डर्स, सबकी कुंडली खंगालो। मेरी रूमी को साथ लेके ही आना। देखिए, हमें निकलना होगा, फ्लाइट का टाइम हो गया। चलिए। हमने इन 7 ई वॉलेट अकाउंट को स्टडी किया तो पता चला कि इन अकाउंट्स में देश के लगभग हर कोने से और कई लोगों के अकाउंट से पैसा आता है, और इन सभी लोगों के साथ अलग अलग तरह के फ्रॉड हुए हैं। पर एक बात सर, ये शिमला वाले सुमेर सिंह के ई वॉलेट अकाउंट में मेरठ की अवनी गर्ग नाम की एक लड़की के ई वॉलेट अकाउंट से पहले 5,000 रुपये ट्रांसफर हुए, और उसके कुछ ही सेकंड्स के बाद 50,000 रुपये यूपीआई के थ्रू ट्रांसफर हुए, और 1 मिनट के अंदर ही अंदर सुमेर सिंह के अकाउंट से दीपक के अकाउंट में 55,000 रुपये ट्रांसफर हुए सर। और खास बात यह सर, पता चला है कि कुछ ही टाइम पहले अवनी की एक हिट एंड रन केस में मौत हो गई। लड़की के साथ हुए फ्रॉड का हिट एंड रन केस से क्या कनेक्शन है? इज इट अ मर्डर? मेरठ पुलिस को भी ऐसा ही कुछ डाउट है सर, पर कुछ कह नहीं सकते कि अवनी के साथ हुए इस फ्रॉड में और हिट एंड रन केस में आपस में क्या कनेक्शन है। लड़की की फैमिली में कौन कौन है? साहब, मेरी बेटी अवनी डिलीवरी देने वाली एक जॉब करना चाहती थी, जिसके लिए उसे एक पुरानी स्कूटी चाहिए थी। और पुरानी स्कूटी कहाँ से खरीदना चाहती थी? इंटरनेट पे है ना, RLX करके, जहाँ पे पुराना सामान बेचा जाता है। मम्मी ये देखो कैसी स्कूटी है। ये ना RLX का पोर्टल है, यहाँ पे ओनर डायरेक्ट ऐड डालते हैं सेल करने के लिए, और सिर्फ 37,000 प्राइस लिखा है। मैं इसको फ़ोन करके और कुछ कम करवा लेती हूँ, अभी कॉल करती हूँ। फिर अपनी ने उस आदमी से फ़ोन पे स्कूटी के दाम कम कराए, और उस आदमी के कहने पर अपनी ने उसके खाते में पहले
5,000 डलवा दिए। लेकिन आपने तो 5,000 की जगह 50,000 डलवा दिया। 50,000? आप टेंशन मत लो, मैं आपका 45,000 आपको वापस कर दूंगा। मैं आपके अकाउंट में UPI से पेमेंट करूं? UPI? मैं आपको पेमेंट रिसीव करने की एक रिक्वेस्ट भेजता हूं। आप QR कोड स्कैन करके अपना पिन डाल दीजिए, तुरंत पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है। और आप लाइन पर रहिएगा ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। आपको रिक्वेस्ट मैसेज आया? एक सेकंड। हाँ सर, आपका मैसेज रिक्वेस्ट आया है। उसको स्कैन कर लीजिए। जी। हाँ सर, मैंने स्कैन करके पिन डाल दिया है। साबुस आदमी ने अपनी को ऐसा पागल बनाया कि उसके बाद अपने के खाते से 50,000 और कट गए। फिर उसने अपने का फोन उठाना ही बंद कर दिया। ऐसा नहीं है कि इन फ्रॉड्स का शिकार सिर्फ अशिक्षित वर्ग होता है, बल्कि शिक्षित वर्ग भी और कई नामी हस्तियां भी इन फ्रॉड्स का शिकार हो चुकी हैं। साइबर क्राइम अब क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की डिटेल्स पता करने तक ही सीमित नहीं रहा है। आपका OTP नंबर पता करने के लिए सिम स्वैपिंग के गुण भी ऐसे अपराधियों ने इजाद कर लिए हैं। ये क्रिमिनल्स आपको ईमेल और मैसेजेस के जरिए लुभावने एनक्रिप्टेड लिंक्स भेजकर भी आपको चूना लगा सकते हैं। ऐसे लिंक्स पर किया गया आपका एक क्लिक आपका खाता साफ कर सकता है। और अनसिक्योर्ड मोबाइल ऐप्स भी ऐसे क्रिमिनल्स का हथियार हैं जो फोन मिररिंग का काम करती है और फिर आपकी फोन बैंकिंग ऐप्स को कंट्रोल करके ये क्रिमिनल्स आपको ऐसे कंगाल कर देते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता। ऐसे फ्रॉड से बचने के लिए सतर्क रहना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ सवाल ये था कि साइबर क्राइम का ये नेक्सस और उनके ऑनलाइन फ्रॉड्स। हेलो LNC बैंक। जी, मैं दीपक चौधरी बोल रहा हूँ। मेरा आपकी बैंक में अकाउंट है जिसके बारे में मुझे आपके मैनेजर से बात करनी है। सर, दीपक चौधरी का फोन आया, वो आपसे बात करना चाहता है। तुरंत उसका कॉल ट्रांसफर करो। जी, मुझे जानना था, मुझे आपके बैंक से एक मेल आया है जिसमें लिखा है अगले 24 घंटे में मेरे ट्रांजैक्शन सस्पेंड हो जाएंगे और मुझे आज एक अर्जेंट ट्रांजैक्शन करना है। दीपक जी, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर काफ़ी दिनों से बंद था, तो सिक्योरिटी पर्पज से हमने आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया। और सिर्फ आपका नहीं, ऐसे हमने बहुत सारे अकाउंट फ्रीज किए। जी, वो मेरा फ़ोन खो गया था। डोंट वरी दीपक जी, आप एक काम कीजिए, आप किसी दूसरे नंबर को अपने अकाउंट से लिंक कर लीजिए। आप जब भी आपके पास वक्त हो, आप 2 मिनट के लिए बैंक आ जाइए, आपका काम हो जाएगा और आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। ये देखिए सर, RLX के पोर्टल से स्कूटी का वो एडा भर चुका है जिससे अवनी के साथ फ्रॉड हुआ था। ये लोग आए दिन ऐसे पोर्टल पर इस तरह के फेक ऐड डालते रहते हैं। इस पोर्टल की टीम से कांटेक्ट करो, हमें उस IP एड्रेस को ट्रेस करना है जहाँ से स्कूटी का फेक ऐड डाला गया था। सर। हेलो, बता। वो बैंक अकाउंट भले ही मेरा है लेकिन मैं उसे ऑपरेट नहीं करता था। मैंने अपना बैंक अकाउंट रेंट पे दिया था। रेंट पे दिया था? नाम बोल। 5 साल पहले मैं दिल्ली में जॉब करता था, तब मेरी दोस्ती नवीन नाम के एक लड़के से हुई थी। उसी ने मेरा अकाउंट रेंट पे लिया था। तो तेरे अकाउंट के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है वो नवीन इस्तेमाल करता था? सर, नवीन नहीं तो उसके लोग यूज करते होंगे सर। मेरे जैसे बहुत लोगों के अकाउंट हायर किए उन्होंने। और ये नवीन की फोटो है कोई तेरे पास? 5 साल से मैं मिला नहीं उससे। स्केच बनवा सकता है उसका? पाँच साल पहले इसी ने मेरा अकाउंट रेंट पे लिया था। इस नवीन मंडल का स्केच सब जगह सर्कुलेट करो और जिस जिस नंबर से दीपक को कॉल करता था सबको ट्रेस करो। दिल्ली पुलिस से पता चला कि नवीन मंडल 5 साल पहले दिल्ली में हुई रूमी नाम की एक लड़की की किडनैपिंग और ये पिछले 5 साल से गायब है। 5 साल पहले हुए रूमी किडनैपिंग और मर्डर केस में इस नवीन मंडल और उसका दोस्त यूसुफ अंसारी के इन्वॉल्वमेंट के बारे में हमें रूमी के ड्राइवर कमाल के जरिए पता चला था। पहले हमें लगा था कि कमाल भी विक्टिम था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद हमें पता चला कि वो लाश किसी 30 साल के आदमी की थी, जबकि कमाल की एज 40 साल के ऊपर थी।
फिर जब हमने कमाल को डीकोड किया तो पता चला कि कमाल का भांजा यूसुफ अंसारी और उसका दोस्त नवीन मंडल इस पूरे किडनैपिंग के दौरान कमाल के साथ टच में थे। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन आज तक इस नवीन मंडल, यूसुफ अंसारी और कमाल को पकड़ नहीं पाए। मैं तो उन लोगों को पैसे देने के लिए तैयार भी था। इनफैक्ट दिल्ली पुलिस के साथ 7 करोड़ लेके रांची भी गया था। सर शाम से रात हो गई लेकिन वहाँ कोई नहीं आया। उसके बाद 2 लड़के आए और बैग लेके भाग गए। पुलिस ने कोशिश की लेकिन उन्हें पकड़ नहीं पाए। पैसे भी गए और उसके बाद दिल्ली में रूमी की। मंडल, अंसारी और कमाल ये सिर्फ धोखाधड़ी नहीं बल्कि मर्डर और रेप केस में भी इन्वॉल्व। हमें इन सब तक जल्द से जल्द पहुंचना है। जी सर। और सर ये मंडल दीपक को जिन नंबर से कॉल करता था वो सभी नंबर्स फेक आईडी से लिए गए नंबर से, और इन नंबर्स की लोकेशन ज्यादातर जामताड़ा है। जामताड़ा। हेलो 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 सर मैं एबीएस बैंक से बोल रहा हूँ। सर क्रेडिट कार्ड के पीछे से सीवी नंबर 1 2 3 जी मैं एसडीआई बैंक के साइबर क्राइम का एक ऐसा गढ़ जहां से होने वाले फ्रॉड्स भारत में ही नहीं बल्कि यहां से दूसरे देशों के कई लोगों को भी नुकसान पहुंचा चुके हैं। जय सर। जय। अंसारी, मंडल और कमाल इन तीनों के फोटो भेजे थे आपको, पता किया? हाँ सर पता किए, कोशिश जारी है, लेकिन यहाँ पर तो सर हर कोई मंडल और अंसारी है। बैठिए ना। दैट्स ओके। कहने का मतलब कि खाली शक के बिना पर कितने मंडल और अंसारी को अंदर करते, और वैसे भी हमारे पास ऑनलाइन फ्रॉड का कोई प्रूफ तो था नहीं। लेकिन हम यहाँ से फ्रॉड केस के लिए नहीं, मर्डर केस के लिए भी आए हैं। सर आपका बात हम समझ रहे हैं, लेकिन क्या है कि यहाँ पर खबरी नेटवर्क भी काम नहीं आता है। जब तक वो तीनों मिल नहीं जाते हम यहाँ से जाने वाले नहीं। सबसे पहले पूरे इलाके को सील करवाइए। जिन मुजरिमों की तलाश में हम यहाँ पर आए हैं अब वो भागने की फिराक में होंगे। इलाका सील करवाइए, उसके बाद हम ग्राउंड फ्लोर करेंगे। शर्मा महल देख रहे लोगों के? ऑन एन एवरेज यहाँ पर 150 से 200 करोड़ का फ्रॉड होता है। उसी फ्रॉड की बदौलत लोगों ने महलों जैसे घर बना रखे हैं यहाँ पे। और ये मोबाइल टावर्स, इनसे इनको स्ट्रॉन्ग नेटवर्क मिलता है जिससे ऑनलाइन फ्रॉड करने में आसानी होती है, इसलिए यहाँ आसपास रहते हैं। एक मिनट सर। सर हेलमेट लगा लीजिए। सर यहाँ से पूरी सावधानी से जाने में ही भलाई है, कोई भरोसा नहीं है सर, कभी कभी पत्थरबाजी भी हो जाती है यहाँ। ये जरा फोटो को ध्यान से देखो। इन दोनों को यहाँ पे देखा? अरे ध्यान। अरे इसके सामने लगी सब के सब इन्वॉल्व है सर। हर घर में एक एटीएम मास्टर है। एटीएम मास्टर? हाँ सर, वो ऑनलाइन फ्रॉड करने वालों को यहाँ पर एटीएम मास्टर बोलते हैं। लंबा इतिहास रहा है यहाँ का। ये एटीएम मास्टर के पहले ये इलाका जहर खुरानी के नाम से प्रसिद्ध था। बहुत पुराना? जहर खुरानी सर। वो जब ट्रेन आती थी गांव में तो लोकल लोग चढ़ जाते थे और पैसेंजर्स को नशे या जहर की चीजें खिला के उनको लूट लेते थे। तब ये लोग उठाई गिरी थे सर। आज सबके सब एटीएम मास्टर बन गए। पता चला है कि अंदर गांव में कहीं ये लोग स्कूल भी चलाते हैं। स्कूल? हाँ सर। कैसा स्कूल? वो लोकल लड़कों को वहाँ पर फ्रॉड करना सिखाते हैं, लेकिन इतने सालों में हम बहुत पता किए सर। एग्जैक्टली वो स्कूल कहाँ पर है पता नहीं चल पाया। तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जंगल में मोबाइल टावर्स के पास ये लड़कों का झुंड आता है और वहाँ आके कॉल्स करते हैं, करेक्ट? जी सर। तो फोर्स लेकर जाते हैं, उठाते हैं सालों को? कोई फायदा नहीं होगा सर। इधर हम जंगल में घुसेंगे, उधर गाँव में अंदर तक खबर फैल जाएगी, सब भाग जाएंगे। तो हमें कोई ऐसा रास्ता ढूंढना होगा जिससे हमारे जंगल में होने की किसी को भनक तक ना लगे। क्यों ना हम रात को ही वहाँ पर छिप जाएं। ये लड़के सुबह सुबह वहाँ पर आते होंगे, जैसे ही अपनी कार्रवाई शुरू करेंगे दबोच लेंगे सालों को रंगे हाथों। और हो सकता है हमें मंडल, अंसारी और कमाल की खबर भी मिल जाए।
सर ये लोग तो उन तीनों के बारे में कुछ नहीं बता रहे। ये लोग भले कुछ नहीं कह रहे, लेकिन अंसारी, मंडल और कमाल पक्का भागने की कोशिश करेंगे। नाकाबंदी में ढील मत करना। सर पीछे पीछे पीछे। रोक रोक। इधर एक गुरुवार की गाड़ी है, 4125 नंबर है। अभी अभी नाकाबंदी से बचने की कोशिश की है सर। हम लोग अभी पहुंच रहे हैं। ओवर सर, एक गाड़ी की इंफॉर्मेशन आई है, वो लोग नाकेबंदी से भागने की कोशिश कर रहे हैं। ओ साहब, इतना मत चमकाइए, 2 दिन में जमानत पर बाहर आ जाएंगे हम। आपके पास कोई सबूत नहीं है कि हमने फ्रॉड किया है? किडनैपिंग और मर्डर भी किया, इसके पक्के सबूत है हमारे पास। आज से 5 साल पहले तुम दोनों ने रूमी के ड्राइवर के साथ मिलके उसका किडनैप किया। कभी पकड़े नहीं जाओगे, अब खुद बोलोगे या उल्टा लटका है? सुमित साहब बताते हैं। सब वो दिल्ली में फोटो पहचानो कॉन्टेस्ट में लगातार पैसा हारने के बाद हम लोगों ने सोचा कि कोई बड़ा हाथ मारना चाहिए, तो हम लोगों ने मिलके प्लान बनाया। यार ये लड़की मेरी जिंदगी में आ जाए ना, मेरी जिंदगी बदल जाएगी। देखना क्या लगती है, देखना। ये लड़की तेरी जिंदगी में आने से रही, लेकिन इस लड़की से हमारी जिंदगी बदल सकती है। कैसे? बस तुझे अपने मामा को पटाना होगा। मामा डायरेक्ट किडनैपिंग में शामिल होते तो सीधा से उन पे जाता था और हम भी फंस जाते थे सर। हमने मामा को विक्टिम बनाने का प्लान बना लिया था सर। तुम लोगों ने रूमी को दिल्ली में रखा था, तो फिरौती के लिए एमपी से पैसे कौन मांग रहा था? सब मेरा चचेरा भाई है विक्की। जब रूमी का बाप फिरौती की रकम लेकर रांची रवाना हुआ, तब मैंने उनको ये बात बताई। सर एक ही किडनैपिंग और मर्डर करने के बाद हमें समझ में आ गया था कि बहुत ज़्यादा रिस्की क्राइम है। फोटो पहचानो कॉन्टेस्ट में जिस तरह हम बकरा बने, हमें भी ऐसे ही गोरख धंधे को ढूंढना था। उसके लिए हम जामताड़ा आ गए और बैंक एग्जीक्यूटिव बन के लोगों के बैंक क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के नंबर और सीवीवी नंबर उगलवा के उनको लूटने लग गए। सर हम रोज़ किसी ना किसी को बकरा बना ही लेते थे सर। उसके बाद ये बैंक वालों ने ओटीपी का सिस्टम लगा दिया था सर। हमारी मुश्किलें बढ़ी ज़रूर, लेकिन उसको उगलवाने का तोड़ भी निकाल दिया था सर। देखिए मुझे अपने ई वॉलेट अकाउंट में पैसा रखना है, मैं आपको अपने यूपीआई अकाउंट से आपको पैसा सेंड कर दूंगा। बहुत ईजी है, मैं आपको पेमेंट रिसीव करने की एक रिक्वेस्ट भेजता हूँ। जामताड़ा में इतने सारे लोगों को तुम लोगों ने ट्रेन किया? हाँ, हमको देख के सब हमें एटीएम मास्टर बुलाते थे। धीरे धीरे हमने सबको ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया। इसके लिए हम उनसे कमीशन भी लेते थे साहब, और आज पूरे इलाके को ट्रेन कर दिया है। आज देश के हर कोने में हमारे सिखाए हुए लड़के सबको चूना लगा रहे। अब हम तुम लोगों को चूना, कत्था, सुपारी, इलायची सब लगा। नहीं सर, तुम लोगों ने सिर्फ रूमी का मर्डर और किडनैप ही नहीं किया, तुम लोगों की वजह से कई मजलूम लोगों ने खुदकुशी की। तुम लोगों ने ऐसे गरीब लोगों को भी लूटा जिनके लिए 500 रुपए भी बहुत बड़ी रकम थी। किसी को नहीं बख्शा तुम लोगों ने। अब ये बताओ, अवनी को क्यों मारा? साहब हमने अवनी को नहीं मारा साहब, हमने तो बस उसके साथ फ्रॉड किया था साहब। विक्की और कमाल, ये दोनों कहाँ हैं? अरे खड़ा हो जल्दी, फटाफट से खड़ा हो, कपड़े पहन। गया? अरे अलवर वाली निकिता का नहीं, रूमी का केस भी खुल गया है, जल्दी कर। और तुझे मालूम पड़ा, पुलिस ने मंडल और रोमी को भी पकड़ लिया है। निकिता राठौर और अवनी गर्ग हमारी इस क्राइम की कहानी की ऐसी पीड़िता थी जिनकी जानें बच सकती थी अगर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में वो थोड़ा सजग और सतर्क रहती। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल गलत नहीं है, लेकिन हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि टेक्नोलॉजी की आड़ में कोई हमारा गलत इस्तेमाल ना कर ले। याद रखें, रेप, हत्या और किडनैपिंग के मामलों में विक्टिम का विवेक भले ही काम ना करे, लेकिन ऑनलाइन फ्रॉड के मामलों में फ्रॉडस्टर्स फ्रॉड को तभी अंजाम दे सकते हैं जब जाने या अनजाने में आप उसे ऐसा करने की अनुमति दें। और ये वाकई हैरान करने वाली बात है कि पिछले कई सालों में नवीन मंडल और यूसुफ अंसारी जैसे लड़कों ने एक ऐसा नेक्सस फैला दिया कि जामताड़ा अब साइबर क्राइम का केंद्र बन गया। लेकिन सिर्फ जामताड़ा ही नहीं, देश के कई नामी शहर ऐसे जामताड़ा के गढ़ बन रहे हैं और न जाने कैसे कैसे हथकंडे अपनाकर ये अपराधी हमें लूटने के लिए तैयार बैठे हैं। हमारी एक छोटी सी लापरवाही हमें ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार बना सकती है, इसलिए
हम सबको हमेशा सतर्क रहना बहुत जरूरी है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ और उस पर हमारे एक्सपर्ट के विश्लेषण के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।